वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी सब डोमेन नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस, यानी हमें नीचे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि इनमें से आपने सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है जो एक लीनियर इक्वेशन हो। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना होगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ये एग्जांपल के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है यानी x का जो पावर है वो यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिया गया, और जहाँ पर कुछ भी ना हो तो हमें पता है कि इसका पावर होता है 1। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर जो है वो 1 हो, यानी उसकी वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। इसी तरह अगर हमारे पास इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखें कि 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो है 2, यानी इसके जो वेरिएबल की पावर आ गई है वो अब 2 है, 1 नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन सिर्फ वही होगी जिसमें x की पावर 1 हो, और 1 को ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं, तो जस्ट x जहाँ पर लिखा होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो इस क्वेश्चन का हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, और इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि इक्वेशन है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर x हमें दिया गया है और x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो जहाँ पर कोई भी पावर ना हो तो हमें पता है कि उसके ऊपर पावर जो है वो 1 होती है। तो इसलिए ये जो हमारे पास है x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं कि जो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x की पावर है वो तो 1 है, लेकिन इस साइड पर x की पावर कुछ चेंज है। यहाँ पर x की पावर क्या है, हम इसे सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस वाली साइड को तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। तो 12x प्लस 5 को सेम एज इट इज़ लिखा, दरम्यान में इज इक्वल टू का साइन, 15 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय x, तो ये x जो नीचे दिया गया है इसे हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये 1 सेम एज इट इज आ गया, ये x ऊपर चला गया। नीचे जो x था उसकी पावर थी 1, क्योंकि x के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो 1 होती है, लेकिन यही x जब ऊपर जाएगा तो ये 1 से -1 हो जाएगा। यानी कोई भी x अगर नीचे लिखा होगा तो इसकी पावर होगी 1, यानी ये सिंपल x लिखा हुआ है तो इसके ऊपर पावर 1 है, तो यही 1 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर जो -1 आ गई है 1 नहीं है, और लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसकी पावर 1 होती है, -1 वाला लीनियर इक्वेशन नहीं होता। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है, और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है। इसका भी हमने बताना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो इक्वेशन हमारे पास दी गई है 18x प्लस 7 इज इक्वल टू 54। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x हमें दिया गया है उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं, और जहाँ पर कोई भी पावर ना हो तो वहाँ पावर 1 होती है। तो इसलिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसके साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये एक लीनियर इक्वेशन है। पार्ट नंबर 4 में भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसका भी हमने बताना है कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें x दिया गया है और x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसलिए x के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो वहाँ पावर 1 होती है, और 1 जिसकी पावर हो वो हमारे पास क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है। तो x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 25। इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमें पार्ट नंबर 5 दिया गया है, और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने बताना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो इक्वेशन आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 3x² इज इक्वल टू 80। यहाँ पर जो x की पावर हमें दी गई है वो 2 है, और लीनियर इक्वेशन जो भी होता है उसकी x की पावर जो होती है वो 1 होती है। तो इसलिए हम इसके साथ लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
पार्ट नंबर 6 हमें दिए गए हैं और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो x की पावर है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी गई, यानी x को सेम एज इट इज लिखा गया है, a लिखा गया है, उसके बाद है x, उसके बाद है b इज इक्वल टू c, यानी ax प्लस b इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं, और जहाँ पर कोई पावर ना हो वहाँ पर उसकी पावर 1 होती है, और जिसकी पावर 1 हो तो वह एक लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, यानी यह जो हमें इक्वेशन दी गई है ये एक लीनियर इक्वेशन है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है। इसका भी हमने बताना है कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं a√x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर कोई भी पावर नहीं दी गई बल्कि अंडर रूट हमें दिया गया है। तो आपने इसे पहले सोल्व कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जो अंडर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 के, यानी जहाँ पर भी अंडर रूट लिखा होगा उसमें हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे कि ax इंटू 1/2, यानी x की पावर 1/2 आ गई। 1/2 क्यों आ गई? क्योंकि 1/2 इक्वल होता है अंडर रूट के। अंडर रूट की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में, प्लस 6 इज इक्वल टू 9 को सेम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की पावर 1/2 है, लेकिन हमें लीनियर इक्वेशन के लिए चाहिए होता है 1, तो इसलिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। पार्ट नंबर 8 दिए गए हैं हमारे पास और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है। फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया गया है। इसका भी हमने बताना है कि एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे यानी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमें x दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इस x को ऊपर नोमिनेटर में लेकर जाएंगे, यानी 3 को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, और x की पावर नीचे 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1, क्योंकि नीचे x की पावर 1 थी तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ऊपर इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। प्लस 1/2 को सेम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 2/9 को भी सेम एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की पावर -1 है, और लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें x की पावर 1 हो। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसके साथ पावर में माइनस है, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी कि कहा जा रहा है कि हमने आपको जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं इनसे आपने एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी इक्वेशन की फॉर्म में इसे लिखना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8, यानी हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक नंबर है n, उसे हमने इंक्रीज करना है 8 और उसका रिजल्ट आना है 18। तो इसे हमने सोल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें जो नंबर दिया गया है वो कौन सा है, वो हमारे पास है n। एंड इसमें हमने इंक्रीज करना है 8 को, तो इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा करना, बढ़ाना, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 8 को। तो n में हमने 8 को इंक्रीज किया, द रिजल्ट इज़ 18, तो रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल टू के बाद आएगा, यानी इक्वल टू के बाद हमने इसका रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। व्हेन अ नंबर n इंक्रीज बाय 8 इज रिजल्ट, यानी द रिजल्ट इज 18। तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन की फॉर्म में इसका आंसर लिख दिया है, यानी n प्लस 8 इज इक्वल टू 18, ये इसका इक्वेशन आ गया है। सेकंड पार्ट हमें दिए गए हैं और सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज बाय 7 द रिजल्ट इज 14। ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इससे हमने इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें नंबर दिया गया है y, यानी कहा जा रहा है कि y हमारे पास एक नंबर है और इसमें से हमने डिक्रीज करना है। यहाँ पर हमने इंक्रीज करना था तो इंक्रीज के लिए हमने प्लस किया था, डिक्रीज करने का मतलब होता है कम करना, तो कम करने के लिए हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, बाय 7 हमने कितना डिक्रीज करना है, 7 डिक्रीज करना है, तो 7 को हमने इसमें से माइनस कर दिया, द रिजल्ट इज 14। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 14, ये इसका इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट हमें दिए गए हैं और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 29, यानी हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और इनका जो सम है यानी उन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 29। ऐसे हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 17, एग्जांपल के लिए हमने लिया
तो इस 17 का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो हमारे पास होगा 18, यानी उससे जस्ट एक नंबर पहला वाला, एक स्टेप आगे हम जाएंगे तो ये इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। इसी तरह 18 का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो हमारे पास होगा 19। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं दिया गया ताकि हम उससे अगले नंबर का सम कर दें। तो हमने क्या करना है, सपोज करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट्स सपोज, या हम सपोज क्या करेंगे, द नंबर इज, यानी जो हमें नंबर दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर इज एक्स, यानी जिस नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में, कॉन्जिक्यूटिव जिस नंबर की बात हो रही है उसे हमने एक्स डिनोट कर दिया कि वो एक्स है, उसे हमने एक्स सपोज कर दिया। अब इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे सो द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज, यानी जो पहला कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा x प्लस वन, यानी इससे एक स्टेप हम आगे जाएंगे तो इसमें हमने प्लस किया वन को, यहाँ पर हमने 17 में प्लस किया था वन को, तो हमारे पास इसका कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। इसी तरह फिर 18 में हमने वन को प्लस किया तो हमारे पास इसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर यानी 19 आ गया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है उसे हमने सपोज कर दिया x, तो x में हम वन को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएगा, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसी तरह अब हमने इसका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना है। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा x प्लस टू, यानी x प्लस वन से तो हमारे पास एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गया, x प्लस टू से हमारे पास दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएगा। यानी इसी 17 में हमने वन को प्लस किया तो हमारे पास 18 आ गया, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये आ गया 18 वन को प्लस करने से। और अगर इसी 17 में हम प्लस कर दें टू को तो हमारे पास 19 आ जाएगा, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हमने यही कुछ किया है कि पहले हमने वन को प्लस किया इसमें, अब हमने टू को प्लस कर दिया। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता रही है कि द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, एक हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दूसरा हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इन दोनों को हमने क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब होता है प्लस करना है, तो चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। यानी पहले हम लिखेंगे x प्लस वन को, ये हमारे पास एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास है x प्लस टू, ये दो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो दरमियान में इसके हमने प्लस का साइन लगा दिया। एंड इज 29, इज का मतलब है कि इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हम लगाएंगे एंड लास्ट में हम लिखेंगे 29, यानी फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये हमारे पास था, तो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा और इसको प्लस करना है किसके साथ, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास है x प्लस टू, तो x प्लस टू को यहाँ पर लिखा, दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आया 29, और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमें दिए गए है, इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, यानी एक नंबर हमारे पास है n और इसे हमने 4 टाइम्स करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। इज, ये इक्वल आएगा, इज इक्वल टू आएगा किस चीज़ के, 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी उसी नंबर को डबल करने से 23 उस पर भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे यानी सोल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो नंबर हमारे पास है वो है n, तो हमने n को लिखा। n को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स, तो इसके साथ हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, यानी हमने n एक नंबर था उसको हमने 4 टाइम्स कर दिया। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पर हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया। 23 आगे लिखा है इज 23, तो हम इज इक्वल टू का आगे लिख देंगे 23। यहाँ तक हमारे पास हो गया है कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज 23, यहाँ तक हो गया। मोर देन ट्वाइस द नंबर, अब इसका क्या मतलब है, मोर देन का मतलब होता है इसी तरह से ज़्यादा करना, तो हम ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमने प्लस किया। किस चीज़ को प्लस करेंगे, ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर हमें n दिया गया है तो n को हमने लिखा, इसे हमने ट्वाइस करना है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल करना है, तो इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 टाइम्स द नंबर n इज़ 23 मोर देन, प्लस का मतलब आ गया मोर देन ट्वाइस द नंबर, नंबर हमें n दिया गया तो उसको हमने डबल करना था, तो n को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डबल हो गया। तो 4n इज इक्वल टू 23 प्लस 2n, यही हमारे पास इक्वेशन आपकी फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो हमने लीनियर इक्वेशंस दिए हैं इनको आपने सोल्व करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसे हमने सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख दिया।
अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x को एक साइड पर रखेंगे और x के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी उसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर लिख देंगे। यानी यहाँ पर x हमें दिया गया है तो x को हमने यहीं पर लिखा, इज इक्वल टू को भी सेम लिखा, 18 को भी सेम एज इट इज लिखा। अब इस साइड पर x के साथ जो प्लस हो रहा है वो है 6, यानी 6 जो है x के साथ प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ से उठाकर इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर यहाँ पर ले जाएंगे। तो हमने इस 6 को उठाया और इस तरह इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर हम ले आए। अब यहाँ पर इस x के साथ था प्लस का साइन, तो दूसरी साइड पर जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस का साइन बन जाएगा। यहाँ पर +6 था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर गया तो ये -6 हो गया। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी इज इक्वल टू के इधर उधर एक भी नंबर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो दूसरी साइड पर माइनस हो गया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो दूसरी साइड पर जाता तो फिर प्लस हो जाता है, ये इसका साइन प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x को सेम एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू को भी सेम एज इट इज लिखा। 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। तो x इज इक्वल टू 12, यही हमारे पास आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है और इसमें भी हमें एक इक्वेशन दिए गए है, इसे भी हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे, x + 13 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x को इसी साइड पर लिखा, इज इक्वल टू सेम एज इट इज, 20 को भी सेम एज इट इज लिखा। 13 यहाँ पर प्लस हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पर यहाँ पर 13 को हम ले जाएंगे और यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 20 में से 13 को माइनस करना है। 20 में से 13 गए तो हमारे पास आंसर आया 7, तो 7 को हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 5a - 5 इज इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वेरिएबल हमें दिया गया होगा तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और a के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5a को हम फिलहाल सेम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, इज इक्वल टू को सेम एज इट इज लिखा और इस 20 को भी सेम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर 5a में से माइनस हो रहा है 5, यानी ये 5 यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर हम इस 5 को ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। 5a को सेम एज इट इज लिखा, 20 + 5, 20 में 5 को प्लस करेंगे तो 25 हो गया। अब यहाँ पर ये जो a है ये अकेला नहीं, हमें यहाँ पर अकेला a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 5a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे भी हम दूसरे साइड पर ले जाएंगे, तो हम a को यहीं पर लिखने देंगे, 25 को भी यहीं पर लिखने दिया। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर प्लस माइनस में दिया गया होगा, माइनस में दिया होगा तो हम दूसरी साइड पर जाकर वो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस में दिया गया होगा तो दूसरे साइड पर जाकर वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया गया होगा, यानी ए के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो दूसरे साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 जो है यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। अब हम इन दोनों को एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आई है वो है a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1। अब 5 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है और इसमें भी एक इक्वेशन हमें दी गई है, इसे भी हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 20 को हमने लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को इसी साइड पर लिखने देंगे, इज इक्वल टू को भी सेम लिखा, 20 को भी सेम लिखा, और ये 15 यहाँ पर a से माइनस हो रहा है तो इस 15 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर ले जाएंगे, और यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाने से इसका साइन प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20 में हम प्लस करेंगे 15 को, 20 + 15 ये हो गया 35, तो a इज इक्वल टू 35, यही हमारे पास आंसर आ गया है।
पार्ट नंबर 5 हमें दिए गए है इसी क्वेश्चन का और इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे। 2x + 5 = 35। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है ये इसके साथ प्लस हो रहा है, तो इसे हम = के दूसरे साइड पर लिख देंगे। 2x को इधर ही हमने लिखा, 35 को भी सेम लिखा। ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, +5 था, तो = के दूसरे साइड जाने से ये -5 हो जाएगा। अब 35 में से 5 को माइनस करना है। 2x को सेम एज इट इज लिखा, 35 में से 5 गए तो आंसर आया 30। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x लिखा हुआ है और यहाँ पर है 30। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो = के दूसरे साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो x यहीं पर रह गया, यहाँ पर रह गया 30 / 2, यानी ये यहाँ से आकर इसके नीचे डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इन दोनों को एक ही टेबल पर डिवाइड करना है, तो 2 1s are 2 एंड 2 15s are 30 हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है x = 15। x = 15 ही हमारे पास आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है और इसमें भी एक इक्वेशन है, इसे हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, यानी इस इक्वेशन को हमने सेम एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3n को यहीं पर लिखने देंगे, = को सेम एज इट इज, एंड 39 को हमने सेम एज इट इज लिखा। ये 8 यहाँ पर माइनस हो रहा था, तो दूसरी साइड पर जाकर ये +8 बन जाएगा। अब 39 में हमने 8 को प्लस करना है, तो 3n को सेम एज इट इज लिखेंगे। 39 में 8 को प्लस करेंगे, 8 में 9 को प्लस किया तो 17 हो गया, 7 नीचे आया, 1 ऊपर कैरी, 3 + 1 कैरी 4 हो गया, तो 47 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने n को अकेला लिखना है, यानी n को यहाँ पर हम अकेले लिखेंगे। 47 को भी ऐसे ही लिख देंगे, एंड 3 इस n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो = की दूसरी साइड पर जाकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 47 के नीचे ये 3 डिवाइड हो गया, 47 और /3। अब हमने 47 को 3 के टेबल पर डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड कर देंगे। 47 को अंदर लिखेंगे, इस तरह से हम ड्रा करेंगे। 47 को अंदर लिखा, 3 को बाहर लिखा, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1s are 3 हो गया, 4 में से 3 को माइनस किया, आंसर 1 आया। 7 को साथ में नीचे उतार देंगे, 3 6s are 18 हो जाता है, तो हम 5 के साथ करेंगे, 3 5s are 15 हो गया। 17 में से 15 गए तो आंसर आया 2। अब यहाँ पर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लिखेंगे, यानी साइड पर हमें 3 दिया गया है, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने का मतलब क्या है कि हम इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके नीचे हम लिख देंगे 3 को हमने यहाँ नीचे लाकर लिख दिया है, लेकिन नीचे तो पहले से ही 2 मौजूद है, तो 2 को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर लाइन के ऊपर हमने 2 को लिखा, एंड ऊपर हमारे पास पहले से 15 है, तो 15 को रोटेट करके साइड पर लिख देंगे। तो यहाँ पर साइड में हमने 15 को लिख दिया, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n = 15 × 2 / 3। यही हमारे पास आंसर आ गया है लास्ट पार्ट का। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। यानी हमें कहा जा रहा है कि एक नंबर है हमारे पास x और इसी का नंबर को अगर हम डबल कर दें और इन दोनों को प्लस कर दें तो इसका आंसर आना चाहिए 12, तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द नंबर इज, यानी क्वेश्चन में जिस नंबर की बात हो रही है उसको उन्होंने नाम दिया है x का। एक नंबर हमारे पास x है और इस नंबर का डबल क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल ऑफ नंबर, यानी इसी नंबर का डबल क्या होगा, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x इसका डबल आ गया। नंबर सिंपल हमारे पास है x और इसी नंबर को यानी x को अगर हम डबल करें तो हमारे पास आएगा 2x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन दी गई है वो हमारे पास क्या कंडीशन है कि सम ऑफ दैट ऑफ अ नंबर, यानी इन दोनों नंबर को हमने सम करना है, प्लस करना है। तो चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें हमें दिया गया है x, इसमें हम प्लस करेंगे किस चीज़ को, 2x को। तो हमने यही कुछ किया कि दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। अब हमें कहा जा रहा है कि इज 12, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इज 12, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर, यानी इस x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर x + 2x, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा, यानी 1x + 2x, तो ये हो जाएगा 3x, यानी 1 में 2 को प्लस किया 3 आया। यहाँ भी वेरिएबल x और यहाँ का वेरिएबल x है, तो यहाँ पर भी हमने x को लिख दिया, = 12 को सेम एज इट इज लिखेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन x के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर अकेले लिखेंगे, 12 को भी सेम एज इट इज लिखेंगे, और 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यही डिवाइड किया है। अब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 हो गया। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 4। x इज इक्वल टू 4, वो नंबर हमारे पास फाइंड हो गया है, वो हमारे पास है 4। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है x और दूसरा उसका डबल है। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो इसका आंसर आएगा 15। फाइंड द नंबर, आपने उस नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द नंबर इज, यानी जिस नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में उसको उन्होंने नाम दिया है x का। x की बात हो रही है, अब इस x को हमने डबल करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि द नंबर एंड इट्स डबल। तो ऐसे डबल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डबल ऑफ नंबर, यानी उस नंबर का डबल क्या होगा। इस x को हम कैसे डबल कर सकते हैं, इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x ये इसका डबल आ गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ नंबर x एंड इट्स डबल, यानी इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो ऐसे प्लस कर लेते हैं, x प्लस 2x, यानी इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि इसका आंसर आना चाहिए 15, तो हमने ये एक इक्वेशन बना ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस 2x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3। दोनों का वेरिएबल x है तो इसके साथ x लिखा इज इक्वल टू 15 को सेम एज इट इज लिख देंगे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमें यहाँ पर अकेला चाहिए, यहाँ पर हम x को अकेले लिख देंगे इज इक्वल टू 15 को भी सेम एज इट इज लिखा। अब 3 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, यानी इस 3 को हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर, और यहाँ पर यह मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर यह आकर 15 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो हमारे पास है 5। x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास नंबर फाइंड हो गया है और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज 100। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, उसे हमने नाम दिया है x का, और इस x को अगर हम 5 टाइम्स कर दें, यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर 100 आना चाहिए। फाइंड द नंबर, आपने उस नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द नंबर इज, यानी जो नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में वो हमारे पास कौन सा नंबर है, उसे उन्होंने नाम दिया है x का, x की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन बताई गई है वो हमारे पास क्या है कि इस x को हमने क्या करना है, 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स का मतलब ये है कि इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इज इक्वल टू 100, इसका आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है क्वेश्चन के मुताबिक, यानी x को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इक्वल आ गया है 100 के। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने उस नंबर को फाइंड करना है। नंबर x है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहीं पर लिखने देंगे इज इक्वल टू 100 को भी हमने सेम एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास है 20, यानी वो नंबर फाइंड हो चुका है। कौन सा है वो नंबर है 20, और यही इसका आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ whose पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको हमने एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हमारे पास है, और इसका जो पेरीमीटर है यानी तमाम चारों साइडों की जो लेंथ हमें दी गई है वो कितनी है, वो हमारे पास है 36 सेंटीमीटर। अब हमें कहा जा रहा है कि आपने हर एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमें दिए गए हैं वो हमारे पास है 36 सेंटीमीटर, यानी उस स्क्वायर का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर था। और अब हमने फाइंड करना है
लेंथ ऑफ ईच साइड यानी हर एक साइड की लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है। और एक साइड की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता क्योंकि हमने वही तो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सपोज कर देते हैं कि लेंथ ऑफ वन साइड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वन साइड लेंथ। ये हम सपोज कर देंगे इसको, वन साइड जो लेंथ है उसे हमने एक्स सपोज कर दिया। अब यहाँ पर हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, तो हमें पता है कि पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, यानी एक साइड को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 6 एक साइड है, तो इसी 6 को हम 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब हमें पेरीमीटर दिया गया है 36 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह पर हम 36 सेंटीमीटर को लिखेंगे, इज इक्वल टू को सेम एज इट इज़ लिखा, 4 को भी सेम एज इट इज़ लिखा, एंड साइड्स को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ये 4 जो है ये इस साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यानी 36 सेंटीमीटर यहाँ पर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। साइड को भी हम यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिख देंगे, एंड यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर इस 36 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 को हमने 4 के टेबल पर डिवाइड करना है, तो हमें पता है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36, तो हमारे पास जो आंसर आया है 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड, यानी एक साइड हमारे पास जो है वो 9 सेंटीमीटर की होगी। और अगर एक साइड हमारे पास 9 सेंटीमीटर की है तो इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी हर एक साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर की होगी, और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि व्हेन एनोरल ओपनड अ बुक, यानी कहा जा रहा है कि एनोरल नामी एक लड़की थी और इसने अपने बुक को ओपन किया। जैसे ही उसने बुक को ओपन किया तो इसके सामने दो पेजेस खुल गए, यानी उसके सामने दो पेजेस खुल गए। अब हमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द पेज नंबर इज 161। एक पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था और एक पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था, इन दोनों को उसने सम किया यानी प्लस किया, तो आंसर आया 161। इफ वन पेज नंबर इज 81, यानी कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों में से एक पेज नंबर जो है वो 81 हो, यानी इस साइड का जो पेज है ये 81 है, तो व्हाट इज द अदर पेज नंबर, तो दूसरे साइड के पेज नंबर क्या होगा। तो ये दूसरे साइड का जो पेज नंबर है ये हमने फाइंड करना है इक्वेशन के जरिए से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो सेकंड पेज नंबर है वो हमने फाइंड करना है, अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, तो इसकी जगह पर हम एक्स लिख लेते हैं। और जो दोनों का सम है, दोनों पेजेस का जो सम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सम ऑफ बोथ पेजेस जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, वो है 161, यानी दोनों पेजेस को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास 161 आना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो हमारे पास है कि दोनों पेजेस को हमने प्लस करना है। यानी एनोरल ने क्या किया था कि उसने दोनों पेजेस को यानी एक्स को और 81 को, दोनों पेजेस को उसने प्लस किया, तो उसके पास जो आंसर आया था वो आया था 161। तो अब हमने भी इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है x प्लस 81 इज इक्वल टू 161। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहीं पर लिखने देंगे एंड 161 को भी यहीं पर लिखने देंगे। 81 यहाँ पर x के साथ प्लस हो रहा है तो इसे दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस 81 है तो यहाँ पर आकर ये माइनस 81 बन जाएगा। तो अब हमने 161 में से 81 को माइनस करना है, तो 161 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80। तो हमें पता चल गया है कि जो सेकंड पेज नंबर था एनोरल के बुक का वो था हमारे पास 80। एक पेज नंबर 80 था और दूसरे पेज का नंबर था 81, और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि ना क्रिकेट मैच यानी क्रिकेट मैच हो रहा था, अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी इनहेंस द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 रन। यानी दो प्लेयर्स खड़े थे पिच पर, एक था अहमद शहजाद और दूसरा था शाहिद अफरीदी, और दोनों ने जो रन्स बनाए वो थे 96। इफ शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर देन अहमद शहजाद, यानी कहा जा रहा है कि दोनों की जो इनिंग्स थी उसमें जो शाहिद अफरीदी है उसने अहमद शहजाद के मुकाबले में 22 रन ज़्यादा बनाए। फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। अब हमने अहमद शहजाद के जो है वो स्कोर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट्स सपोज।
द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, यानी अहमद शहजाद ने जो स्कोर किए वो अब हमने सपोज कर दिए एक्स के, यानी उसने एक्स स्कोर किए। अब हमने शाहिद अफरीदी के स्कोर लिखने, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी, यानी शाहिद अफरीदी ने जो स्कोर किए थे वो कितने थे, वो अहमद शहजाद से 22 मोर थे, यानी 22 उससे ज़्यादा थे। तो हमने अहमद शहजाद के स्कोर लिखे जो कि हमारे पास एक्स था, और इसमें हमने 22 को प्लस कर दिया। अब एक्स प्लस 22 ये आ गए शाहिद अफरीदी के स्कोर, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने अहमद शहजाद से 22 स्कोर जो है वो ज़्यादा किए थे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो क्या है कि हमने अहमद शहजाद और अफरीदी दोनों के स्कोर को प्लस करना है। तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि, तो अब हमने यहाँ पर लिखा अहमद शहजाद दरमियान में प्लस और शाहिद अफरीदी, यानी अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी दोनों ने मिलकर जो स्कोर किए थे वो हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वो 96 स्कोर थे। ये इन दोनों ने जो मिलकर स्कोर किए थे। अब हमने अहमद शहजाद की जगह पर ये वाली वैल्यू यानी एक्स लिख लेनी है, तो अहमद शहजाद की जगह पर हमने एक्स लिखा, दरमियान में प्लस को सेम एज इट इज़ लिखा, और शाहिद अफरीदी की जगह पर हम एक्स प्लस 22 लिख देंगे जो हमने सपोज किए थे। तो हमने इन दोनों की जगह पर उनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, एन इज़ इक्वल टू 96 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, यानी एक्स प्लस 22 ये आ गया सेम एज इट इज़, जस्ट हमने ब्रैकेट्स को दरमियान में से ख़त्म कर दिया एंड 96 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एक्स हैं, 1x ये है और 1x ये है, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इन्हें प्लस करेंगे, x प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 2x, दरमियान में ये वाला प्लस सेम एज इट इज़ आ गया, एंड 22 सेम एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 96 भी सेम एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x के साथ ये 22 प्लस हो रहा है, तो इस 22 को हम दूसरे साइड पर लेके जाएंगे और इस x को एक ही साइड पर रहने देंगे, यानी 2x को हमने यहीं पर लिखने दिया, 96 को भी हमने यहीं पर लिखने दिया, और ये 22 इसके साथ प्लस हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम 96 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यानी x यहीं पर रह जाएगा, 74 भी यहीं पर रह जाएगा, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 74 को डिवाइड करना है 2 पर, 74 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37। x इज इक्वल टू 37, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये x क्या चीज़ है, x को हमने सपोज किया था कि द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, यानी अहमद शहजाद ने जो स्कोर किए थे वो हमारे पास है 37, और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि निम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स, यानी कहा जा रहा है कि दो लड़कियां हैं, एक का नाम है निम्रा और दूसरे का नाम है शुमाइला। अब हमें कहा जा रहा है कि निम्रा सीनियर है, और कितनी सीनियर है शुमाइला से, 18 ईयर्स यानी 18 साल सीनियर है। आफ्टर 6 ईयर 6 साल गुजरने के बाद निम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला, निम्र की जो एज है वो इतनी हो जाएगी कि शुमाइला की दुगनी हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। फाइंड द निम्राज प्रेजेंट एज, अब हमें कहा जा रहा है कि निम्र की जो प्रेजेंट एज है वो आपने फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लेट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स सपोज। हमने सपोज क्या करना है, शुमाइला की एज, क्योंकि हमें शुमाइला की एज का पता चल जाना बहुत लाजमी है, तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे द एज ऑफ शुमाइला, यानी शुमाइला की एज को हमने सपोज किया कि वो क्या है, वो हमारे पास है एक्स। अब हम इसी तरह जो निम्रा है उसके भी सपोज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द एज ऑफ निम्रा। अब हमने निम्रा की जो एज है वो भी सपोज करनी है, तो हमें पता है कि निम्रा जो है वो शुमाइला से 18 साल बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, शुमाइला का एज लिखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 18 को, यानी जो निम्रा है ये अब 18 ईयर्स बड़ी है, 18 ईयर्स सीनियर है किससे, शुमाइला की एज से, तो इसलिए हमने शुमाइला की एज यानी एक्स के साथ 18 को प्लस कर दिया। अब हम यहाँ पर अगला सिनेरियो लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर 6 ईयर 6 ईयर के बाद क्या होने वाला है, हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर यानी 6 साल के बाद द एज ऑफ शुमाइला, शुमाइला की एज क्या होनी चाहिए, 6 साल पहले ये वाली सिचुएशन थी, यानी 6 साल पहले जो शुमाइला की एज थी वो हमारे पास थी एक्स। तो अब 6 साल गुजर जाने के बाद इसमें हम 6 को प्लस कर देंगे,
क्योंकि अब 6 ईयर इसमें और ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपकी 6 साल पहले जो एज थी वो 10 ईयर्स थी, तो आज आपकी एज क्या होनी चाहिए, 16 ईयर होनी चाहिए। यानी अगर हम शुमाइला के पुराने वाले एज में 6 को यानी 6 ईयर्स को प्लस कर दें, तो ये अब शुमाइला की 6 साल बाद वाली एज फाइंड हो जाएगी। तो शुमाइला की अब जो एज है वो हमारे पास है x+6। इसी तरह अब हम निम्रा का लिखेंगे, तो निम्रा की जो एज है वो हमारे पास क्या थी, 6 ईयर पहले उसकी जो एज थी वो हमारे पास थी x+18। ये उसकी एज थी कितने, 6 साल पहले। अब 6 साल गुजर जाने के बाद हम इसमें प्लस कर देंगे अगेन 6 को, क्योंकि 6 ईयर उसके और ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें हमने 6 को प्लस कर दिया। तो अब जो एज है उसकी वो हमारे पास है x+18+6। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों का एक इक्वेशन बना लेंगे, यानी एज ऑफ शुमाइला और एज ऑफ निम्रा का हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो एज ऑफ शुमाइला हमारे पास दी गई है x+6, तो यहाँ पर हमने लिखा x+6 दरमियान में इज इक्वल टू, और जो निम्रा की एज हमें दी गई है वो है x+18+6, ये हमें दी गई है। इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, लेकिन इन दोनों को हम इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि जो उसकी एज है वो दुगनी है। तो हम क्या करेंगे, दुगनी का मतलब ये है कि डबल है, तो इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि आप 20 को 10 के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि 20 जो है वो बड़ी वैल्यू है और 10 छोटी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर दरमियान में ग्रेटर देन का साइन आ सकता है। लेकिन अगर आपने इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रखना है, तो फिर आपने क्या करना होगा कि इस 10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 20 है और इस साइड पर भी 20 है, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये दोनों साइड्स इक्वल आ सकती हैं। तो यही कुछ हमने यहाँ पर भी किया है, यानी हमने इस साइड के इक्वल इस साइड को रखने के लिए हमने इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और क्वेश्चन में भी हमें ये कंडीशन की दी हुई थी कि उसकी एज जो है वो दुगनी है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। 2 अंदर दोनों वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2x, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 6 ज़ा 12 आ गया। इज इक्वल टू का साइन सेम एज इट इज़, एक्स को सेम एज इट इज़ लिखा। 18 प्लस हो रहा है 6 के साथ, तो 18 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर और बगैर x वाली यानी जो कांस्टेंट है उसे दूसरे साइड पर कर देना है। तो 2x को हम यहीं पर लिखने देंगे। यहाँ पर x है, इसके साथ प्लस का साइन है। जहाँ पर प्लस का साइन ना लिखा हो, तो वहाँ पर कोई भी साइन ना लिखा हो तो वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो ये x इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू दरमियान में सेम एज इट इज़ आया। यहाँ पर 24 लिखा हुआ था, तो 24 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर 12 जो है ये इस 2x के साथ प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में से मजीद सोल्व करेंगे। 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x, यानी 2x थे हमारे पास, उसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया तो 1x रह गया है। अब इज इक्वल टू को सेम एज इट इज़ हमने लिखा, एंड 24 में से 12 को माइनस किया तो आंसर आया 12। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है, x इज इक्वल टू 12। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसका क्या मतलब है, x हमने किस चीज़ को सपोज किया था, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x हमने सपोज किया था द एज ऑफ शुमाइला के लिए, यानी हमारे पास शुमाइला की जो एज है वो आ गई है, वो कितनी है 12 ईयर्स, ये एज आ गई है शुमाइला की। लेकिन हमें कहा गया है कि हमने निम्रा की एज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, निम्रा की एज को फाइंड करेंगे। तो हम इसी जगह पर यानी इस x की जगह पर हम 12 को प्लस लिख देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, यानी x+18 में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह पर हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने x की जगह पर लिख दिया है 12 को। 12 + 18 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आएगा 30। तो ये जो 30 है ये हमारे पास क्या एज आ गई, एज ऑफ निम्र आ गई। इसे हमने ऊपर ही सोल्व कर दिया, लेकिन अगर आपके पास पेज पर जगह हो तो आप इसे नीचे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास निम्र की एज फाइंड हो गई है, जो कि हमारे पास है 30 ईयर, और शुमैले की एज भी हमने साथ ही में फाइंड कर दी है, जो कि हमारे पास है 12 ईयर्स, और ये हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी हमारे पास एक नंबर था और उसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, सच दैट वन नंबर इज 40 मोर देन द अदर। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया कि एक नंबर जो था वो दूसरे नंबर से 40 बड़ा था, इफ़ द टू पार्ट्स आर इन द रेशो 2:3, और इसे हमने जिस रेशो से डिवाइड किया वो है 2:3, देन फाइंड द नंबर, तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट्स सपोज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर, यानी जो उसका पहला पार्ट था उसे हमने सपोज कर दिया एक से। अब हम सेकंड पार्ट को भी सपोज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ नंबर, यानी उसी का जो सेकंड पार्ट था उस नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट एक्स आ गया और दूसरा पार्ट जो था वो इस एक्स से 40 ज़्यादा था, तो हमने 40 को इस एक्स में प्लस कर दिया, यानी ये 40 छोटा है और ये इससे 40 डिजिट्स ज़्यादा है, तो इसमें हमने 40 को प्लस कर दिया। एंड अब यहाँ पर हम लिखेंगे रेशो, यानी जिस रेशो से हमने उसे डिवाइड किया वो कौन सा रेशो था, वो था 2:3। हम सिंपल क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशो बना देंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, दरम्यान में रेशो का साइन लगा देंगे। और सेकंड पार्ट हमारे पास है x प्लस 40, तो x प्लस 40 को सेकंड नंबर पर हमने लिख दिया, यानी x और x प्लस 40 के दरमियान हमने रेशो का साइन लगा दिया। इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर 2:3 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, जो हमें क्वेश्चन में रेशो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमें रेशो दिया गया हो, यानी x/y दिया गया हो, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ यही करेंगे, यानी x को हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि x एंटीसीडेंट है, डिवाइडेड बाय रेशो की जगह पर नीचे हम एक लाइन लगाएंगे और जो कॉन्सिक्वेंट है उसे हम नीचे लिख देंगे, यानी x प्लस 40 को हमने इस लाइन के नीचे लिख दिया। यही स्टेप हम इस साइड पर भी करेंगे, यानी 2 एंटीसीडेंट है तो ऊपर लिखा एंड 3 को हम नीचे लिख देंगे, दरमियान में रेशो की जगह पर ये लाइन आ गई है। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है तो इज इक्वल टू को लिखा। एंड अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 40 के साथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 40 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x इज इक्वल टू सेम एज इट इज़। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2x, दरमियान में प्लस का साइन सेम एज इट इज़। 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 80। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को एक साइड पर लेकर आना है। तो हम यहाँ पर 3x को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और इस 2x को भी यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 2x के साथ प्लस का साइन था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट होने से इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर 80 भी सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 80 को सेम एज इट इज लिख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है जो कि हमारे पास है 80। अब ये x हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर सपोज किया था कि x जो है वो इस नंबर का फर्स्ट पार्ट है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर दिया है। यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है उस नंबर का। जब हमने उस नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया तो इसका एक पार्ट हमारे पास आया 80, तो यहाँ पर हमने 80 को लिखा। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है तो वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट जो हमारे पास उसकी इक्वेशन थी वो है x प्लस 40, तो हमने x प्लस 40 को लिखा। अब x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने अभी अभी फाइंड की है, तो x की जगह पर हमने 80 को पुट किया, दरमियान में प्लस का साइन सेम एज इट इज़ और 40 को सेम एज इट इज़ लिखा। 80 में हम 40 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। तो ये 120 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है सेकंड पार्ट। इसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सेकंड पार्ट आ गया है। यानी एक नंबर था हमारे पास, उस नंबर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हमारे पास आया 80 और सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया है 120। तो हमारे पास जो टोटल नंबर होगा वो कौन सा बनेगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 80 में 120 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200। तो 200 हमारे पास एक ऐसा नंबर था कि ऐसे हमने 2/3 के रेशो से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक पार्ट आया 80 और दूसरा पार्ट आया 120। एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज लोडेड विद शुगर कैन्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी और इसे हमने शुगर कैन यानी जो गन्ना होता है उससे हमने लोड कर दिया। द लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज 54,450 kg। जब हमने इसे लोड किया तो जब उसका वेट किया लोड करने के बाद तो उसका टोटल वेट था 54,450 kg, ये उसका वेट था लोडेड ट्रक का। इफ़ द शुगर कैन्स वेट इज़ 4 टाइम एज हैवी एज द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली, यानी कहा जा रहा है कि जो खाली ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसका वज़न जितना था, गन्नों का वज़न 4 गुना उससे ज़्यादा था। यानी गन्ने जो थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली के वज़न से, खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के वज़न से 4 गुना ज़्यादा थे। फाइंड द वेट ऑफ शुगर कैन, तो अब हमें कहा जा रहा है कि शुगर कैन यानी उन गन्नों का आपने वेट फाइंड करना है।
तो उसका वेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर सपोज करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो वेट दिया गया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली, यानी जो ट्रैक्टर ट्रॉली लोडेड थी उसका कितना वजन था टोटल, वो हमारे पास था 54,450 केजीज यानी किलोग्राम्स। ये लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट था। अब यहाँ पर हमने सपोज करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स सपोज वेट ऑफ एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली, यानी जो खाली ट्रैक्टर ट्राली थी उसका वेट हमने सपोज कर दिया कि वो है एक्स, यानी एक्स जो है ये खाली ट्रैक्टर ट्राली का वेट हमने सपोज कर दिया है। अब हमने यहाँ पर गनों का यानी जो शुगर कैन है उसका हमने वेट लिखना है, वो भी सपोज हम करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द शुगर कैंस, यानी जो शुगर कैंस थे उसका वेट जो है वो इस खाली ट्रैक्टर ट्राली के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा था। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो 4 टाइम्स ज़्यादा था किससे, खाली ट्रैक्टर ट्राली से। तो हम खाली ट्रैक्टर ट्राली का वज़न लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, यानी 4x जो है ये उस गन्नों का वज़न था। 4x हमारे पास वज़न आ गया है, वेट आ गया है किसका, शुगर कैंस का। अब यहाँ पर हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो हमारे पास क्या कंडीशन है, वो हमें कहा जा रहा है कि हमने लोडेड ट्रैक्टर ट्राली का वेट करना था। तो लोडेड ट्रैक्टर ट्राली का जो वेट हमारे पास होता है वो एम्प्टी ट्राली और शुगर कैन दोनों का वेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे x प्लस 4x, यानी हमने एम्प्टी ट्राली का वज़न लिखा, प्लस किया इसमें किस चीज़ को, शुगर कैन को, यानी इन दोनों का जब हमने वज़न किया था तो हमारे पास टोटल वज़न क्या आया था, वो हमारे पास वेट आया था 54,450 केजीज। ये हमारे पास लोडेड ट्रैक्टर ट्राली का यानी शुगर कैन प्लस एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली, इन दोनों का जो वेट था वो हमारे पास ये था। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x प्लस 4x दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। 1x प्लस 4x है तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू को सेम एज इट इज़ लिखा और 54,450 केजी को भी फिलहाल सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इस x को हम यहीं पर लिखने देंगे 54,450 को भी सेम एज इट इज़ लिखा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ तो दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा एंड के जी साथ में सेम एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 54,450 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10,890 केजीज। ये किस चीज़ का वज़न आ गया है, ये एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली का वज़न आ गया है, यानी जो खाली ट्रैक्टर ट्राली थी उसका वज़न हमारे पास है 10,890 केजीज। लेकिन हमने फाइंड करना है शुगर कैन यानी जो गन्ना है उसका हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ शुगर कैन। वेट ऑफ शुगर कैन जो हमारे पास है वो हमारे पास दिया गया है 4x, यानी 4x हमें शुगर कैन का वेट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 4 को तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे और इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 10,890 केजीज। ये हमने x की वैल्यू पुट की, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 43,560 केजीज, यानी जो शुगर कैंस थे उसका हमारे पास वज़न आ गया है, वेट आ गया है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 43,560 केजीज। ये हमारे पास शुगर कैन का वज़न आ गया है, वेट आ गया है, और ये हमारे पास एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली का वेट आ गया है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें, यानी एक्स को यानी जो एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली थी उसको और शुगर कैन इन दोनों के वेट को प्लस कर देंगे तो आपके पास ये वाला वेट लाजमी आना चाहिए, क्योंकि यही इन दोनों का वेट था जब हमने ट्रैक्टर ट्राली को लोड करने के बाद उसका वेट किया था। तो ये हमारे पास आया था। इसमें से जो एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली का वेट था वो 10,000 था और जो शुगर कैन का वेट था वो हमारे पास था 43,560, और यही हमारे पास आंसर हैं।